वेलकम टू द न्यू लर्निंग सीरीज ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये सीरीज को मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम समझेंगे बेसिक बैकग्राउंड एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की फॉर्मूला क्या है, क्या चीज़ें हम देख रहे हैं। देन विल अंडरस्टैंड आरएसआई विद ट्रेंड। थर्ड पार्ट में हम समझेंगे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के क्या रेंज है एंड द रेंज शिफ्ट कॉन्सेप्ट। एंड देन विल डिस्कस आरएसआई फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग। एंड सबसे लास्ट पार्ट में हम समझेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स फॉर डाइवर्जेंस। सो लेट अस स्टार्ट दिस लर्निंग सीरीज। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की शुरुआत करते हैं। पहले हम समझते हैं कि ये इंडिकेटर हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, किसने बनाया और क्या फॉर्मूला है। तो इससे हमें क्या हो जाएगा, एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को हम डेप्थ में समझ पाएंगे और इसके एप्लीकेशन को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एज अ कॉन्सेप्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इसमें 3 टर्म्स हैं, रिलेटिव, स्ट्रेंथ एंड इंडेक्स। 3 इन्फॉर्मेशन, 3 वर्ड्स हैं इसमें कि रिलेटिव, स्ट्रेंथ और इंडेक्स। तो पहले 2 टर्म हमें क्या बताते हैं कि देयर इज सम स्ट्रेंथ दैट वी आर कैलकुलेटिंग बट इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव अप्रोच। इसका मतलब जब हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात कर रहे हैं तब हम एक ही इंस्ट्रूमेंट में ये इंडिकेटर लगा के देख रहे हैं और इसमें हम ये देख रहे हैं कि बायर्स और सेलर्स कौन डोमिनेट कर रहा है। और क्योंकि हम इसमें स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो ये इंडिकेटर हमेशा एक बायर पर्सपेक्टिव से बना हुआ है। इसकी जो फॉर्मूला है वो भी बायर पर्सपेक्टिव से बनी हुई है। सो हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं ऑफ बायर्स इन रिलेशन टू द सेलर्स। तो एक ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। सो लेट अस स्टार्ट विद वेरी बेसिक्स। बैकग्राउंड समझते हैं कि ये इंडिकेटर है आरएसआई, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था एक बुक में विच वॉज नोन एज न्यू कॉन्सेप्ट्स इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम बाय वेलिस वाइल्डर। वेलिस वाइल्डर ने इंडिकेटर बनाया है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जब हम इंडिकेटर की कोई भी इंडिकेटर की पढ़ाई करते हैं ना तो हम इंडिकेटर के एप्लीकेशन में चले जाते हैं कि ये इतना होगा, ये वैल्यू आएगी तो ये करना है, ऐसे करना है। बट हम ये भूल जाते हैं कि ये इंडिकेटर किसने बनाया है। जब ये इंडिकेटर एक साइंटिस्ट या एक रिसर्चर बनाता है तो उसकी अपनी एक थॉट प्रोसेस होती है कि एक व्यक्ति जो एक कोई चीज़ बना रहा है उसके पीछे उसका थॉट प्रोसेस क्या है और वो क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही हर एक ट्रेडर का एक अपना स्टाइल है। कोई ब्रेकआउट ट्रेड करता है तो कोई पुल बैक ट्रेड कर रहा है और वो एक अपनी जब स्ट्रैटेजी बनाता है तो वो अपनी थॉट प्रोसेस या अपने मार्केट सेंटिमेंट्स या अपनी साइकोलॉजी के साथ वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड करता है। वैसे ही हर एक इंडिकेटर अपने आप में एक रिसर्चर की साइकोलॉजी दिखाता है, एक वो रिफ्लेक्ट करता है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो रिसर्चर अपने आप में क्या आइडेंटिफाई कर रहा था वो इंडिकेटर से। सो वेलिस वाइल्डर, इनका ओवरऑल अगर आप साइकोलॉजी और ये चीज़ देखोगे, सो ही वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड some form of bullishness in the market and he was a largely a long only trader। तो ये इंडिकेटर अपने आप में एक थोड़ा बुलिश मूव कैसे रिफ्लेक्ट होता है वो दिखाता है। अब इसमें मेरा एक अनुमान है कि विलीज वाइल्डर एक फुल टाइम मार्केट रिसर्चर थे और उन्होंने ट्रेडिंग शुरुआत की थी अपने रिटायरमेंट में एंड ही वॉज अ इंजीनियर बाय एजुकेशन। तो ये एक मैंने अनुमान लगाया कि आपका एक बैकग्राउंड है डिफेंस का, ये जो रिसर्चर इनका बैकग्राउंड है एक डिफेंस का विच इज़ रिफ्लेक्टिंग डिसिप्लिन, और इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, इसका मतलब उनका कैलकुलेशन अच्छा है। तो ये मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि एक ट्रेडर में जब डिसिप्लिन और कैलकुलेशन ये जो एक कॉम्बिनेशन अगर अच्छा आ जाए तो मार्केट सेंटिमेंट्स उसका रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आता है और हम अच्छे से ट्रेड कर पाते हैं। विलीज वाइल्डर इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज इंडिकेटर्स दैट ही हैज़ डेवलप्ड। उन्होंने एवरेज ट्रू रेंज एक इंडिकेटर बनाया है जो वोलेटिलिटी को बताता है। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, उन्होंने एडीएक्स इंडिकेटर भी डेवलप किया है। अब आरएसआई, एडीएक्स ये मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं, वेयर एज एटीआर इज़ अ वोलेटिलिटी इंडिकेटर। आप ये थॉट प्रोसेस समझिए, ये जो रिसर्चर है वेलिस वाइल्डर, उन्होंने वोलेटिलिटी भी समझी है, उन्होंने मोमेंटम भी समझा है और उसके साथ में वो बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनका बेस एटीआर है। अगर आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर समझेंगे तो उसमें एटीआर का एक कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेस इंडिकेटर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। सो ही हैज़ डेवलप्ड मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स। नाउ लेट अस गो फॉरवर्ड। विलीज वाइल्डर का एक थॉट प्रोसेस है कि वो कहते हैं कि आई हैव फाउंड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग is always doing the right thing, whether or not whether you win or lose. How much you make depends on where you enter and where you exit in the markets.
तो उनका ज़्यादा फोकस एंट्री, राइट एंट्री एंड राइट एग्जिट्स पे है. So the indicators that are developed, RSI is largely looking at the sentiment and identifying a place to enter in the market. तो RSI जब भी अगर हम यूज़ करें और हम उसको एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यूज़ करें तो हमारे सेटअप की एक्यूरेसी बढ़ सकती है, बिकॉज हिज थॉट प्रोसेस इज लार्जली ऑफ आइडेंटिफाइंग द राइट एंट्री पॉइंट्स एंड द राइट एग्जिट पॉइंट्स. सो RSI इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर हम अपनी पूरी थॉट प्रोसेस इस डायरेक्शन में अलाइन करें तो RSI हमें बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे सकता है. दिस इज फॉर्मिंग द बेस ऑफ RSI इंडिकेटर. अब इसके बाद समझते हैं व्हाट्स RSI इंडिकेटर. सो RSI इज अ ऑसिलेटर. इट कम्स फ्रॉम मोमेंटम फैमिली. मोमेंटम मतलब आपको क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस, कितना फास्ट प्राइस चेंज हो रहा है. अगर बुलिश है तो कितना फास्ट प्राइस बुलिश चेंज होता है, अगर बेरिश है तो कितना फास्ट बेरिश में चेंज कर रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है. एंड अगेन एक ऑसिलेटर है. ऑसिलेटर मतलब आपने पेंडुलम देखा होगा. पेंडुलम कैसा करता है कि एक बार लेफ्ट एक्सट्रीम में जाएगा फिर राइट एक्सट्रीम में जाएगा, तो देर इज़ अ बैंड, इसके बीच में ट्रेड करता रहेगा. सो RSI इज़ अ ऑसिलेटर. वो एक बैंड के अंदर ट्रेड करेगा, एकदम हायर बैंड में जाएगा फिर लोअर बैंड में जाएगा. लार्जली जो वैल्यूज़ होंगी वो उस बैंड के बीच में ही होंगी. सो RSI comes from is an oscillator and comes from momentum family. अब ट्रेडिशनली RSI जो है वो यूज़ किया गया है एज अ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन, विच माइट नो लॉन्गर बी ट्रू. इसके और ट्रेड करने के और भी तरीके हैं, हम उसको भी समझेंगे इस पूरे लर्निंग सीरीज़ में. बट RSI लार्जली एक ट्रेडिशनल तरीके से यूज़ किया जाता है कि एक सर्टन वैल्यू के ऊपर चला गया तो ओवरबॉट है, एक सर्टन वैल्यू के नीचे आ गया तो ओवरसोल्ड है. But it might not be true now in today's context. We have to see how we can use RSI more effectively. If an instrument which has lot of positive change, तो RSI हायर साइड पे होगा. और अगर एक इंस्ट्रूमेंट है उसमें नेगेटिव चेंज बहुत बार हो रहा है तो RSI लोअर लेवल्स पे होगा. तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा बुलिश गेन्स हुए तो RSI हायर लेवल पे ट्रेड करता रहेगा, और अगर ज़्यादा नेगेटिव गेन्स हैं, बेरिश गेन्स हैं, तो RSI एक लोअर लेवल पे ट्रेड करेगा. RSI एक बैंडेड इंडिकेटर, एक ऑसिलेटर है जो ऑसिलेट करता है 0 to 100 के बीच में. नाउ लेट अस स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द कैलकुलेशन ऑफ RSI. अब हमने ये समझा कि जितने ज़्यादा बुलिश गेन्स होंगे उतना RSI हायर लेवल पे जाएगा. इफ़ द करंट क्लोजिंग प्राइस इज हायर देन द प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस, वी कंसिडर दैट द ट्रेंड इज बुलिश. सिमिलरली अगर अभी का करंट क्लोजिंग प्राइस इज लोअर देन द प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस, विल कंसिडर ट्रेंड टू बी बेरिश. ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ट्रेंड की. अब इसी ट्रेंड को हम और आगे जाते हुए समझते. सो एवरेज गेन्स विल बी एडिशन ऑफ ऑल द गेन्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बुलिश कैंडल्स. ठीक है, टोटल जहाँ जहाँ पे एक बुलिश गेन्स मिल रहे हैं, हमें पॉजिटिव गेन्स मिल रहे हैं, हम इनका सम टोटल करेंगे. ठीक है, और जितनी भी उस तरीके की कैंडल्स, बुलिश कैंडल्स बनी है, उससे डिवाइड कर देंगे. सिमिलरली जब हम एवरेज लॉस कैलकुलेट करेंगे तब हम ये देखेंगे कहाँ कितना कैंडल में लॉस आ रहा है, और उतने बेरिश कैंडल से उसको डिवाइड करेंगे तो हमें एक एवरेज गेन्स और एवरेज लॉस मिलेगा. सो दिस इज अ जनरल रूल. अब मान लो कैंडल फॉर्म हुई, एक प्रीवियस डे कैंडल है, करंट कैंडल गैप अप ओपन होती है और रेड कैंडल बना देती, बट दिस क्लोजिंग इज अगेन हायर देन द प्रीवियस क्लोज, देन दिस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड इन द एवरेज गेन पार्ट. हालांकि कैंडल रेड है बट गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आया, बट प्रीवियस क्लोजिंग से तो ऊपर ही क्लोजिंग दी है. ये केस में हालांकि कैंडल रेड बनी है बट हमें एवरेज गेन्स मिले, प्राइस अप्रिशिएट हुए डेली टाइम फ्रेम पे. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम यू गेट बुलिश कैंडल, और बुलिश कैंडल के हिसाब से ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं. वी माइट गेट अ बेरिश कैंडल बट देर विल बी एन एवरेज गेन, पॉसिबिलिटी है. इस वजह से मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट एक सिंबल यूज़ कर लिया कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार ग्रीन कैंडल ही हो, बेरिश कैंडल भी हो सकती है बट गैप अप हो जाएगा उस केस में. सो देर इज़ अ वेरिएशन टू इट.
सो उस वजह से मैंने एक अप्रॉक्सीमेट का सिंबल यूज़ कर लिया इसमें, कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार बुलिश गेंस के लिए बुलिश कैंडल ही बने। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन कि एवरेज गेन्स और एवरेज लॉस की हमने जब बात की, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स। अब गेन्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफ द क्लोजिंग प्राइस, इफ द करंट क्लोजिंग प्राइस इज हायर देन द प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस, then we calculate it as a gain. Similarly, if the current closing price is lower than the previous closing price, we consider it into the loss formula. तो gains और loss ऐसे calculate हो रहे हैं. It gives us some sense of relative strength कि जितने भी gains हुए, current closing price higher than the previous closing price, we get gains. Current closing price is lower than the previous closing price, we consider it into loss. तो ये हो गया एक फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद हम समझते हैं द फॉर्मूला। सो फॉर्मूला में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विच इज़ रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं बाय कैलकुलेटिंग एवरेज गेन्स डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट वेयर वी आर कैलकुलेटिंग द रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब एवरेज गेन्स कैसे आए हैं? जितने भी गेन्स हमें मिले, हमने उन सारे गेन्स को ऐड कर दिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ टाइम्स वी गॉट गेन्स, हमने उससे उसे डिवाइड कर दिया, तो हमें मिल गया एक एवरेज गेन। वैसे हमने एवरेज लॉस कैलकुलेट किया, जितने भी लॉस हो रहे थे उनको ऐड कर दिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज वेयर लॉस वॉज कैप्चर्ड, तो हमें एक एवरेज लॉस मिल गया। एवरेज गेन्स डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस कर दिया, वी गॉट रिलेटिव स्ट्रेंथ। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ अपने आप में एक कैलकुलेशन है जहाँ पे हमने बुल्स वर्सेस बेयर्स का कैलकुलेशन किया एंड वी कैलकुलेटेड एवरेज गेन्स। आरएसआई की फॉर्मूला में, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में, अब हम कैसे उसे यूज़ कर रहे हैं? अब आरएस जो पार्ट है ना, आरएस पार्ट में एवरेज गेन्स बाय एवरेज लॉस, ये तो कोई भी नंबर हो सकता है। इट कैन बी 100, इट कैन बी 150, 200, इट कैन बी -20, -30 ऑल्सो, वी डोंट नो, राइट? ये वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है। बट आर एस वेन वी आर कैलकुलेटिंग, और हम जब एवरेज लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, हम इसको जनरली मॉड्यूलस में कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब एवरेज लॉस से जो भी वैल्यू आएगी विच इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव नंबर। अब ये आर एस को अब हम प्लेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अ बायर पर्सपेक्टिव कि कितने बुल्स एक्टिवेटेड हैं, हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये वैल्यू को एक बैंडेड इंडिकेटर में लेकर आ रहे हैं, मतलब हमें चाहिए एक ऑसिलेटर बन जाए, 0 to 100 के बीच में आ जाए। तो इसके लिए हमें ये आर एस की वैल्यू जो चाहे मिले, हम इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब भी ये एक वैल्यू है, ये वैल्यू से जब भी हम उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब कि ये एक बैंडेड इंडिकेटर बन जाएगा फ्रॉम 0 to 100। मान लो अगर हम इसे 50 से माइनस करें तो एक इंडिकेटर बन जाएगा फ्रॉम 0 to 50, तो ये ऑसिलेट करेगा 0 to 50। बाय मेकिंग इट 100, बाय सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 100, इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। मान लो एक RSI की वैल्यू 55 आ गई, तो हमें पता चल जाता है कि 55% टाइम्स बुल्स आर एक्टिवेटेड, मतलब ज़्यादा बुलिशनेस 50 से ज़्यादा आ गया, तो हमें एक अनुमान, एक अप्रॉक्सीमेट नंबर मिल जाता है कि 50 कैन बी अ न्यूट्रल जोन, 50 के ऊपर मतलब बुलिश है, 50 के नीचे बेरिश है, तो एक जनरल आइडिया आ सकता है। सो दिस इज वाई वी यूज 100। दिस नंबर कैन बी एनीथिंग, ये डिफाइन करेगा कि कितने बैंड के अंदर हमें उसे कैलकुलेट करना है। अगर ये मान लो 50 कर दिया तो ऑसिलेटर 0 to 50 के बीच में बन जाएगा। अगर हमने इसे चेंज करके 40 कर दिया तो इंडिकेटर 0 to 40 के अंदर आ गया। सो दिस वी वॉन्ट टू मेक इट फ्रॉम 100, 0 to 100, सो दैट वी कैन गेट अ परसेंटेज मूव, या एक परसेंटेज वैल्यू मिल जाए हमें, इस वजह से 100 यूज़ किया जा रहा है। अगेन द फॉर्मूला हियर इज 100 माइनस 100 अपॉन 1 प्लस RS। अब इसमें हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ की जो फॉर्मूला आई उसको 1 के साथ ऐड कर दिया और 100 से डिवाइड कर दिया। अब इधर हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है कि कितने नंबर ऑफ बुल्स अभी एक्टिवेटेड हैं, वो वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब इसके साथ एक और चीज़ और कैलकुलेट करते हैं कि अगर ये पूरे इसमें इक्वेशन में अगर एवरेज लॉस ज़्यादा है,
क्योंकि अगर मैं ये फॉर्मूला में अगर आपको नॉर्मल फ्रैक्शन ये वैल्यू अगर फ्रैक्शन को कैसे देखना है अगर वो आता है तो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या मैं इस फॉर्मूला को 100 माइनस 100 अपॉन 1 प्लस एवरेज गेन्स डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस लिख सकता हूँ? क्योंकि मैंने रिप्लेस कर दिया आर एस को, ये आर एस की वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया। अब मुझे इसी के साथ इस वैल्यू को और आगे बढ़ाना है, तो मैं ये कर सकता हूँ 100 अपॉन एवरेज लॉस प्लस एवरेज गेन्स डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस। मैंने ये एवरेज लॉस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम लेना था। अब इसी को आगे जाते हुए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 100 माइनस 100 इंटू एवरेज लॉस डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस प्लस एवरेज गेन्स। अब ये ओवरऑल इसमें मैंने क्या कर दिया कि एवरेज लॉस को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ एवरेज लॉस एंड एवरेज गेन्स को मैंने ऐड कर दिया। तो ये पूरे इसमें हायर द वैल्यू, ये जितनी भी वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसका मतलब अगर एवरेज लॉस बढ़ेगा तो आरएसआई की वैल्यू कम होगी, और एवरेज अगर गेन्स बढ़ेंगे तो आरएसआई वैल्यू भी बढ़ जाएगी क्योंकि हम 100 से माइनस कर रहे हैं। तो ये पूरे फॉर्मूला में डोमिनेट कहाँ पे हो रहा है कि एवरेज लॉस जो है ना वो 100 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, और हमने बैंडेड इंडिकेटर ला दिया। सो इफ वी हैव हायर द एवरेज लॉस, आरएसआई की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि 100 से हम माइनस कर रहे हैं, और बैंड कहाँ पे कर दिया, 100 में ही बैंड कर दिए, ठीक है। तो अगर एवरेज लॉस ज़्यादा बढ़ जाएगा, एवरेज लॉस बढ़ेगा तो आरएसआई की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर एवरेज गेन्स बढ़ेंगे तो आरएसआई की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। सो दिस इज फ्रॉम द फॉर्मूला दैट वी आर डिराइविंग। सो व्हाट इंफॉर्मेशन दैट वी कैन इन्फर फर्दर, इसी को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि आरएसआई की फॉर्मूला को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि 24 अप्रैल को द क्लोजिंग प्राइस इज 283.46, 25 को सेकेंड डे ये जो क्लोजिंग प्राइस है वो 280.69 हो गया। तो हम क्या करेंगे कि क्लोजिंग प्राइस, करंट क्लोजिंग प्राइस माइनस द प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस, ऐसे करेंगे। वी गॉट द चेंज टू बी -2.77, नेगेटिव नंबर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एवरेज लॉस हो गया। ये मतलब लॉस हो गया, एवरेज लॉस हो गया, तो हम ये लॉस को लॉस वाले कॉलम में ऐड कर देते हैं, लॉस वाले कॉलम में लिख लिया हमने। अगले दिन 280.69 से प्राइस बढ़ के 285.48 पे चला गया, तो हमने कह दिया कि अब इधर ये कैलकुलेशन में 4.79 डिफरेंस आया। वी सब्ट्रैक्टेड करंट क्लोजिंग प्राइस माइनस प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस, तो वैल्यू क्या बनी 4.79। अब ये पॉजिटिव नंबर है तो हमने इसे गेन्स में लिख दिया। अब ये केस में लॉस क्या हुआ, 0, क्योंकि गेन्स आ गए। उसके अगले दिन जो गेन मिला वो 8.6 मिला, पॉजिटिव चेंज है तो हमने गेन्स में लिख दिया। उसके अगले दिन जो चेंज है वो -0.18 है, दैट मीन्स नेगेटिव है, तो हमने उसे एवरेज लॉस, उसे हमने लॉस में लिख दिया 0.818। फिर उसके अगले दिन एक चेंज हुआ, पॉजिटिव चेंज हुआ, हमने गेन्स में लिख दिया 6.02। उसके नेक्स्ट डे एक हमें पॉजिटिव चेंज मिला 1.23, हमने गेन्स में लिख दिया इसको। ऐसे हम 14 पीरियड तक चलते जा रहे हैं क्योंकि हम आरएसआई 14 पीरियड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। आरएसआई 14 पीरियड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब जब तक पिछले 14 दिन की कैंडल्स हम ना देख लें या पिछले 14 दिन का एवरेज गेन्स और लॉस हमें ना मिले तब तक हम फॉर्मूला में ऐड नहीं कर पाएंगे। तो हमने ऐसे करते हुए कैलकुलेट किया 14 दिन तक, ठीक है। ये लास्ट 14 डेज हमें मिल गए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक दिन, सो डे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड दिस इज द 14th डे। फ्रॉम हियर टू हियर द क्लोजिंग प्राइस नेगेटिव चेंज आया, नेगेटिव चेंज कितना आया, -9.01। गेन्स क्या हुए 0, लॉस में क्या आया 9.09। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज़ स्टार्ट हो रही है। अब जितने भी गेन्स थे, ये जितने भी गेन्स हैं हम इन सबको ऐड करेंगे। 4.88
प्लस 8.68 प्लस 9.64 प्लस 1.23 प्लस 6.02 प्लस 8.6 प्लस 4.79, इन सबको ऐड करेंगे एंड विल डिवाइड इट विथ व्हाट, नंबर ऑफ बुलिश डेज। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो भी एडिशन आया उसको 7 से हम डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे जितने भी लॉस आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जितने भी लॉस डेज बने हम इसको ऐड करें और डिवाइडेड बाय 7 कर दें। सो फ्रॉम हियर व्हाट विल गेट इज एवरेज गेन्स और एवरेज लॉस। अब हमें एवरेज गेन और एवरेज लॉस मिल गया, तो हम एवरेज गेन्स डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस करेंगे तो हमें आर एस की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ दिस। और इस आर एस की वैल्यू को अब हम प्लेस कर देंगे कहाँ पे, हमारी आर एस आई की वैल्यू में। सो आर एस आई की फॉर्मूला क्या थी, 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एस। आर एस हमें मिल गया 1.24, तो इधर वैल्यू को रिप्लेस कर दो, तो 100 माइनस 100 अपॉन 1 प्लस 1.24 विच इज़ 100 डिवाइडेड बाय 2.24। इसको हम माइनस कर रहे हैं 100 से ही। अब ये 2.24 ये रफली एक 50 के आसपास का वैल्यू आ जाएगा, राइट, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये ऑलमोस्ट उस रेंज में चला गया। उस हिसाब से द आर एस आई वैल्यू दैट वी गॉट इज 55। अब यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं, अब आप समझो नेक्स्ट डे हम जैसे ही 15th मई को आ गए, ये 14th मई के दिन हमें ये वैल्यू मिली वेयर आर एस आई वॉज 55। नेक्स्ट डे व्हेन इट वॉज 15th मई, अब हमने फिर से कैलकुलेट किया कि एवरेज यहाँ से करंट क्लोजिंग प्राइस से प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस में क्या चेंज हुआ, तो नेगेटिव चेंज आया 7.79 का। तो गेन्स क्या हुए, 0। लॉस बन गया 7.79 का, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चेंज था। अब हम क्या करेंगे, हम 14 पीरियड को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ से लेके पिछले 14 डेज, अब ये वाले डेटा को निकाल देंगे, ये वाले डेटा को हम निकाल देंगे, यहाँ से हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे वापस से कितने गेन्स हैं, टोटल ऑफ ऑल द गेन्स, टोटल ऑफ ऑल द लॉस डिवाइडेड बाय जितनी बार गेन्स हुए और जितनी बार लॉस हुए, उससे रिस्पेक्टिव डिविजन कर देंगे और वापस से हमें एवरेज गेन्स और एवरेज लॉस मिल जाएगा। अब ये केस में आर एस इज़ 1, सो आर एस बीइंग 1 द आर एस आई वैल्यू इज ऑल्सो कमिंग टू 50। क्यों, क्योंकि 100 माइनस 100 अपॉन 1 प्लस आर एस था। अब आर एस वैल्यू 1 हो गई, तो हमने 100 डिवाइडेड बाई 2 हो गया विच इज़ 50, तो 100 माइनस 50 इज़ 50, तो हमें ये जो वैल्यू है वो लगभग 50 के आसपास आ गई, 50.07। वाई, क्योंकि थोड़ा सा चेंज है ना, 2.91 है यहाँ पे और एवरेज लॉस 2.9 है, तो ये जो आर एस वैल्यू है वो 1.1 के आसपास आ गई है। सो देयर इज माइनर फ्लक्चुएशन, तो हमें बट वैल्यू ओवरऑल 50 के आसपास आ गई। सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट। जैसे ही एक नई एंट्री मिलेगी, नए वैल्यूज़ मिलेंगे, हम प्रीवियस जो वैल्यू थी उसको हटा देंगे। तो हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, हम पिछले 14 पीरियड में हम ये चेक कर रहे हैं कि आर एस कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है, मतलब कितने बुलिश डेज हुए वर्सेस कितने बेरिश डेज हुए, और इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें एक स्ट्रेंथ मिल रही है कि अगर जो आर एस आई की वैल्यू 50 के ऊपर हो गई, मतलब जो स्ट्रेंथ है वो बुलिश स्ट्रेंथ है, और अगर आर एस आई की वैल्यू 50 के नीचे आ गई तो स्ट्रेंथ वीक है। तो हमें एक नॉर्मल एक रेंज मिल सकती है, एक स्ट्रेंथ मिल सकती है कि 50 के ऊपर है तो बुलिश स्ट्रेंथ, 50 के नीचे है तो बेरिश स्ट्रेंथ। सो दिस इज हाउ जनरली यू कैन कैलकुलेट अ ब्रॉडर आर एस आई एज एन इंडिकेटर। अब इसका इंटरप्रिटेशन अगर हमें कैलकुलेट करना है, और जो ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि अगर आर एस आई की वैल्यू 0 to 30 के बीच में रही तो हम इसे बोलते हैं ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड क्यों, क्योंकि इतनी ज़्यादा सेलिंग आ गई है इसमें कि अब एक थोड़ा सा बाउंस आ सकता है, तो इसको हम बोलते हैं ओवरसोल्ड कंडीशन। एनीथिंग फ्रॉम 30 to 70 इज न्यूट्रल, कि ना ही इसमें ज़्यादा बुलिश स्ट्रेंथ है ना ही ज़्यादा वीकनेस है, एक न्यूट्रल जोन है, मतलब जो भी ऑनगोइंग ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है। वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है व्हेन आर एस आई इज इन द न्यूट्रल जोन फ्रॉम 30 to 70। ओवरबॉट कंडीशन आती है जब आर एस आई वैल्यू इज ग्रेटर देन 70 बट
फ्रॉम 70 to 100। अब इसमें एक और चीज़ हम और आगे बिल्ड कर सकते हैं कि इफ RSI इज 50 दैट इज न्यूट्रल। RSI 50 के ऊपर है तो बुलिश है, RSI 50 के नीचे है तो बेरिश है। इसके साथ अगर RSI 30 के नीचे चला जाए तो ओवरसोल्ड हो गया, और RSI अगर 70 के ऊपर चला जाए तो ओवरबॉट हो गया। तो ये हुआ एक जनरल आइडिया ऑफ व्हाट वी लर्नड इन RSI। मैं इसको वीडियो को पूरा रिकैप करता हूँ। वी स्टार्टेड विद अंडरस्टैंडिंग RSI एज एन बैकग्राउंड कि किसने बनाया, तो विलीज वाइल्डर ने इंडिकेटर बनाया। इन्होंने हमें और भी इंडिकेटर दिए विच इज़ ATR, RSI, ADX। इन्होंने अपने आप में बहुत सारे इंडिकेटर बनाए। ही हैज़ अ बैकग्राउंड ऑफ आर्मी, बीइंग इन US नेवी, तो उनका एक डिसिप्लिन है, एक अप्रोच है, डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। एंड अगेन ही हैज़ अ बैकग्राउंड ऑफ इंजीनियरिंग विच इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी कैलकुलेटिव फील्ड। इसका एक कॉम्बिनेशन ट्रेडिंग में हमेशा एक काम करता है। इनका एक अप्रोच था, इनकी साइकोलॉजी थी कि मार्केट्स में पैसा कहाँ पे आप एंटर करते हो और कहाँ पे एग्जिट करते हो उससे बनता है। सो एंट्री एंड एग्जिट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यही थॉट प्रोसेस के साथ उन्होंने RSI इंडिकेटर बनाया जस्ट टू टाइम हिज एंट्री एंड एग्जिट्स इन द मार्केट। इसको आगे जाते हुए व्हाट वी वर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई फ्रॉम RSI वाज अ रिलेटिव स्ट्रेंथ बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। अब ये रिलेटिव स्ट्रेंथ हमने कैसे कैलकुलेट की? बाय कैलकुलेटिंग एवरेज गेन्स डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस। तो हमने पूरे फॉर्मूला को समझा कि एवरेज गेन्स कैसे कैलकुलेट होंगे, कि हम हर रोज़ प्राइस चेंज देखेंगे। अगर पॉजिटिव चेंज है तो हम गेन्स में ऐड करेंगे, अगर नेगेटिव चेंज है तो हम लॉस में ऐड करेंगे। फिर हम सारे गेन्स जो मिले हैं उनको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गेन डेज। वैसे एवरेज लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितने भी लॉस हैं उसको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज वेयर लॉस वॉज फॉर्म्ड। इसके हिसाब से हमें एवरेज गेन्स और एवरेज लॉस मिल जाएगा। अब एवरेज गेन्स डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस करेंगे तो हमें RS मिलेगा विच इज़ रिलेटिव स्ट्रेंथ। इस रिलेटिव स्ट्रेंथ को हम एक बैंडेड ऑसिलेटर बनाना चाहते हैं, इसलिए हम 100 से सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। सो 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस RS, और ये वैल्यू से हम RSI को डिराइव करेंगे। अब RSI जो अपने आप में फॉर्मूला है वो सिंपल है। अब इसके बाद हमने अगली बार समझा कि ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन क्या है। 30 से नीचे है तो ओवर सोल्ड है, 70 के ऊपर है तो ओवर बॉट है, एंड 30 to 70 के बीच में जब भी RSI है वो न्यूट्रल जोन है, तो ऑनगोइंग ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। इन करंट मार्केट सिनेरियो वी हैव टू अप्लाई फ्यू मोर कॉन्सेप्ट्स टू इट कि RSI में ट्रेंड क्या है, अभी रेंज क्या है। इस हिसाब से हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन RSI के बारे में मिल सकती है, जो हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले अगले वीडियोस में। मेरा कोर्स हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक लॉन्च हो चुका है, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया है इन डेप्थ लर्निंग ऑफ कैंडलस्टिक फ्रॉम बेसिक पैटर्न्स टू थियोरीज टू इट्स एप्लीकेशन। एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस प्रोग्राम। आप ये प्रोग्राम के थ्रू स्कैनर्स बना सकते हो जिससे आपकी ट्रेडिंग ऑटोमाइज हो सकती है। आपका रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट, इन सब को चेक में रखने के लिए कैसे ट्रेड प्लान बनाना चाहिए, कैसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, वो भी डिस्कस किया है। आई हैव शेयर्ड माई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ऑल्सो इन दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम को एज अ टिप नहीं कंसिडर करना चाहिए, इसमें कोई टिप्स नहीं है, बट अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है कैंडलस्टिक के बेसिस पे कि आप कैंडलस्टिक को एक इंडिपेंडेंटली चार्टिंग मेथड की तरह ट्रेड कर पाओ, ज्वाइन दिस प्रोग्राम एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।